नमस्कार, मैं दयाशंकर मिश्र। आज का वीडियो हिटलर और सांप्रदायिकता के खतरे पर है। आज के वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को ज्वाइन करें और सांप्रदायिकता से सीधे संघर्ष में हमारे सहभागी बने। आपके लिए एक आसान विकल्प है, आप में से कोई भी 500 सब्सक्राइबर हर महीने हमें कम से कम न्यूनतम 100 रुपए की मदद करें। आप यह मदद हमें ज्वाइन करके, हमारे मेंबर बनकर या हमें थैंक्स भेजकर कर सकते हैं। जैसे आप अपने घर का खर्च चलाते हैं, जैसे आप अपने परिवार का खर्च चलाते हैं और प्राथमिकताएं तय करते हैं, उसी तरह से आपको लोकतंत्र के लिए भी प्राथमिकता तय करने की जरूरत है। हमारे जैसे लोग जो सांप्रदायिकता पर लगातार बोल रहे हैं, उनके लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। अब केवल एक ही रास्ता बचा है कि आप हमें अपने सहयोग से जिंदा रखें, उन सवालों को जिंदा रखें जिन्हें सुनने की बात आप करते हैं। इसलिए अगर आप अपने बजट में केवल 100 रुपए का प्रावधान करते हैं, तो आप उस चैनल को जिंदा रख पाएंगे जिसकी आप सराहना करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। आज का वीडियो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय के 29वें न्यायमूर्ति सुनंदा भंडारे स्मृति व्याख्यान में दिए गए भाषण पर केंद्रित है। इस भाषण में जस्टिस उपाध्याय ने हमें समझाया है कि किस तरह हिटलर भी कानून के सहारे ही तानाशाह बना था। हम अक्सर हिटलर का जिक्र करते समय यह बात भूल जाते हैं। हमें लगता है कि जैसे हिटलर अचानक प्रकट हो गया और उसने सारे सिस्टम को हाईजैक कर लिया, या उसने पूरे सिस्टम को अपने कब्जे में किसी शक्ति के बल पर किया, सेना के बल पर किया। नहीं, अपनी समझ के जालों को साफ करना बहुत जरूरी है। यह समझना बहुत जरूरी है कि हिटलर कानून के रास्ते आया था। कानून के रास्ते आकर संविधान पर कब्जा करके, संविधान को अपनी तरह से परिभाषित करके वह जर्मनी का चांसलर बना था। आइए सुनते हैं कि अपने भाषण में जस्टिस उपाध्याय ने क्या कहा है। उन्होंने कहा, अब हमें संविधान होने और संवैधानिकता का पालन करने के बीच के अंतर को समझने की जरूरत है। मेरी समझ से इन दोनों को जो बात अलग करती है वह है कानून का शासन। आपको बता दें कि तानाशाही शासन का भी संविधान हो सकता है, लेकिन उसमें संविधानवाद नहीं होगा। इसका सबसे अच्छा उदाहरण जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद हिटलर का उदय है। एडॉल्फ हिटलर लोकतांत्रिक चुनावों के माध्यम से ही सत्ता में आया था, लेकिन बाद में कानूनों में संशोधन करके, उन्हीं कानूनों का उपयोग करते हुए अन्य राजनीतिक दलों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया और इस तरह वह जर्मनी का चांसलर बन गया। जस्टिस उपाध्याय ने आगे कहा, हम में से हर कोई जानता है जर्मनी में तत्कालीन कानूनों के तहत ही हिटलर को चांसलर चुना गया था, लेकिन उसने कानूनों या कानून बनाने की प्रक्रिया में इस तरह संशोधन किए कि वह उन्हीं कानूनों को लागू करके तानाशाह बन गया। बस यही अंतर है। मैं यह बताना चाहता हूं कि संविधान का होना और संवैधानिकता का पालन करना दो अलग अलग चीजें हैं, जिन्हें हमें ध्यान में रखना होगा। आप जस्टिस उपाध्याय का पूरा भाषण बार एंड बेंच की वेबसाइट पर जाकर सुन सकते हैं। वहां पर आप इसे पढ़ भी सकते हैं और इसके YouTube चैनल पर जाकर इसे सुन भी सकते हैं। एक ऐसे वक्त में जब हम न्यायाधीशों को भी सत्ता के सामने
समर्पण करते हुए देख रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब हमने देखा था कि किस तरह इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज आरएसएस का प्रचार करते हैं, सुप्रीम कोर्ट में पेशी होने पर भी उनके रवैये में हमें कोई नरमी नहीं दिखती। इससे पहले हमने देखा था कि बंगाल में एक जज किस तरह से एक पार्टी के लिए लगातार पैरवी करते हैं और फिर अंततः उसके टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद सदन में उनकी भाषा लगातार लोकतांत्रिक गरिमाओं को तार तार करती रहती है। इसलिए जस्टिस उपाध्याय का यह भाषण बहुत जरूरी है। जस्टिस उपाध्याय ने जो कुछ कहा, मीडिया में आपको इसकी चर्चा सुनाई नहीं देगी। कहीं आपको एक वाक्य में, दो वाक्य में कवरेज मिल जाएगा, अखबारों में छोटा छोटा हिस्सा कहीं आपको मिल जाए, लेकिन वह टीवी चैनल, वह यूट्यूब चैनल जिस पर आप काफी वक्त बिताते हैं, कहीं आपको ऐसी चर्चा सुनने को नहीं मिलेगी कि संविधान और संवैधानिकता का पालन करने में अंतर क्या है। हम अपने इस वीडियो में इस अंतर को स्पष्ट करने की कोशिश करेंगे और यह बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे केवल संविधान का नाम लेना पर्याप्त नहीं है। अगर आप संवैधानिकता का पालन नहीं करेंगे, कानून के शासन का पालन नहीं करेंगे, तो देश में तानाशाही कायम हो जाएगी। काफी हद तक हम देख रहे हैं कि किस तरह से स्वतंत्र आवाजों को मिटा दिया जाता है। कुछ उदाहरण आपके सामने। उमर खालिद 4 साल से ज्यादा हो गए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बीच यह मामला झूल रहा है। उमर खालिद की जमानत याचिका पर सुनवाई नहीं हो पा रही है। उमर खालिद कौन है? उमर खालिद जेएनयू के स्कॉलर हैं। एक स्कॉलर को हम यह सजा दे रहे हैं क्योंकि उसने नागरिकता संशोधन कानूनों पर मोदी सरकार को खुली चुनौती दी थी। वैसी चुनौती बहुत से लोगों ने दी, लेकिन उनके और उमर खालिद के बीच में एक फर्क है। आप उस फर्क को देखने की कोशिश करें। वह फर्क है मजहब का। कैसे कानून के शासन में हमें दरार दिखाई दे रही है। आपको याद है किस तरह से भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ से जब इस मामले पर पूछा गया था तो कैसे गोलमोल जवाब वह देते थे। कैसे उन्होंने अयोध्या बाबरी मस्जिद मामले में दैवी प्रेरणा से मुकदमे को हल करने की बात कही थी। अभी कितने चीफ जस्टिस आएंगे, चले जाएंगे और उमर खालिद जेल में ही है। हम देख रहे हैं कि कैसे कैसे आरोपियों को जमानतें मिल रही हैं। आशाराम जैसे अपराधी को, राम रहीम जैसे अपराधी को चुनाव के वक्त और जब जैसी जरूरत होती है जमानत मिल जाती है। कानून का शासन क्या कहता है? बुलडोजर सालों साल मुसलमानों के घरों पर दौड़ता रहता है। सुप्रीम कोर्ट को उन याचिकाओं पर सुनवाई करने में, उस पर कोई फैसला देने में इतना वक्त लग जाता है। क्या यही कानून का शासन है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चुनी हुई सरकारों को बहुमत की मनचाही व्याख्या के आधार पर गिरा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट खामोश रहता है, अपनी सीमाओं में रहता है। क्या यही कानून का शासन है? हम देख रहे हैं कि किस तरह मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद पर बैठे हुए लोग चुनौती दे रहे हैं संविधान को। क्या यही कानून का शासन है कि डबल इंजन सरकार है तो आप जो चाहे बोलते रहें? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं मौलाना गांव लिखने में कलम अटकती थी, इसलिए उसका नाम बदल दिया गया।
भारत के 20 करोड़ से ज्यादा मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की इन कोशिशों के बीच आप कैसे कह सकते हैं कानून का शासन है। कुछ उदाहरण और, कुंभ में भगदड़ मची, 30 से ज्यादा मौतें हो गई, हजारों हजार लोग लापता हैं। सरकार ने कौन सी जांच कमेटी बिठाई, कौन से फुटेज जारी किए, लेकिन आपको अलग अलग लोगों ने बताया कि इसमें साजिश हो सकती है। आपने सवाल नहीं पूछे, मीडिया सवाल नहीं करता। कैसा कानून का शासन है? सरकार मौन बनी रहती है, सवाल पूछने वालों को धर्म का अपमान करने वाला बता देती है। जब भी कुंभ की अव्यवस्था पर सवाल उठते हैं, योगी आदित्यनाथ कह देते हैं हमारे त्योहारों का पर दुष्प्रचार किया जा रहा है। आपने देखा होगा एनजीटी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए हैं योगी आदित्यनाथ ने। उन्होंने कहा है गंगा के पानी में कोई प्रदूषण ही नहीं, जबकि एनजीटी को केंद्रीय प्रदूषण निवारण मंडल ने रिपोर्ट दी है और बताया है कि उसका पानी कितना खतरनाक हो चुका है। आप सोचिए, क्या कानून का शासन यही है? अमेरिका से बेड़ियों में जकड़े हुए लोग आ रहे हैं, सरकार उन पर कोई बात नहीं करती। यही कानून का शासन है। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मच जाती है, 18 लोग मारे जाते हैं, बहुत से घायल होते हैं। सरकार क्या करती है? सरकार कोई जवाब नहीं देती। दिल्ली के मुखिया एलजी अपने ट्वीट एडिट करते रहते हैं। पहले लिखते हैं मौतें हुई, फिर उन मौतों को घायल में बदल देते हैं। अब रेलवे ने एक आदेश जारी करके सोशल मीडिया अकाउंट से भगदड़ के फुटेज हटाने के आदेश दिए हैं। आप समझ रहे हैं सरकार कर क्या रही है? सरकार आपकी जान की चिंता की जगह सबूत मिटाने का काम कर रही है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, जिसमें प्रधानमंत्री, भारत के प्रधान न्यायाधीश और विपक्ष के नेता को होना था, उसमें सरकार नियम बदल देती है। नियम बदलकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उससे बाहर कर देती है और उसकी जगह किसी भी मंत्री को रख देती है, जबकि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और मनचाहे व्यक्ति की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्ति कर ली जाती है। आपको लगता है कानून का शासन है? कानून ऐसे ही काम करता है जहां सवाल नहीं पूछे जा रहे, जहां सवाल पूछने की अनुमति नहीं है। चुनाव आयोग को बार बार पूछा गया कि आखिर दिल्ली में एक ही पते पर कैसे सैकड़ों मतदाता आ गए, कैसे महाराष्ट्र में एक बिल्डिंग में 7,000 मतदाता आ गए। महाराष्ट्र में हमने देखा, दिल्ली में हमने देखा, चुनाव आयोग चुप है। चुप्पियों से लोकतंत्र बर्बाद हो जाते हैं। इसीलिए लोकतंत्र में पारदर्शिता की बात होती है। जस्टिस उपाध्याय ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। संविधान होने और संवैधानिकता का पालन करने के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। लोकतंत्र, संविधान और नागरिक चेतना पर हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए। नागरिक संघर्षों के सहभागी बनिए। हमारे चैनल के बारे में लोगों को बताइए, हमारे चैनल को ज्वाइन कीजिए और हमें जिंदा रहने में सहयोग कीजिए। नमस्कार।